हेलो बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक पर बात करेंगे। बेटा, ये जो टॉपिक है वो पीटी मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए बहुत उपयोगी है। जो इंटरव्यू के छात्र हैं वो भी, जो भी मेरे वीडियोस हैं, चाहे वो मानव विकास से संबंधित बातें हो रही हों, उन सब में जो मैंने चर्चाएं की है वो सबको आप लोग देखिए। और वही सब चीज़ इकोनॉमिक्स में भी पूछे जाते हैं या जनरल जीएस के बच्चे से भी पूछे जाते हैं। सेम सब चीज़ें हैं। आप राष्ट्रीय आय पढ़ाया तो राष्ट्रीय आय में बहुत सारी चीज़ें, जो नई नई चीज़ें हैं, वो सब पूछी जाती है इंटरव्यू में। तो आप लोग केवल ऊपर में अगर लिखा हुआ होगा कि ये इंटरव्यू के लिए उपयोगी, तभी आप लोग उसमें जाते हो। ये बड़ा, मुझे पता नहीं आप लोग इतना ज़्यादा बन गए हो आप लोग, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल घुट्टी पिलाने वाली जैसी बात है। थोड़ा प्रशासनिक वाले आदमी हो, वो सब दृष्टि से हर एक कहाँ मिल सकता है मुझे, वो सारी दृष्टि आप में होनी चाहिए। देखो ना, उसमें कई बच्चे मुझसे लिख करके पूछे हैं कि सर उसमें इकोनॉमिक्स में कुछ, इकोनॉमिक्स का कुछ बना दीजिए वीडियो। कितना तो इकोनॉमिक्स का चीज़ें मैंने दी है बेटा, और मैं आगे भी दे रहा हूँ। यही सब ने पूछेगा। अभी मैं गरीबी, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों पर भी अलग से बनाऊंगा। यही सब ने इकोनॉमिक्स है, और क्या इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो बातें हो रही हैं। और हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो इकोनॉमिकल, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से जी पूछे जाते हैं, उसकी चर्चा हम किसी एक वीडियो में कर देंगे। ठीक है, सतही पूछा ही जाता है, उन लोग को भी उतना स्पेशलाइज नहीं बैठा रहता। ये बहुत ज़्यादा आपसे पूछेगा। इकोनॉमिक्स के बहुत जानकार होंगे तभी ना, अन्यथा जनरल लोग होंगे तो महंगाई है तो इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, डिफ्लेशन किसे कहते हैं, स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं, यही सब चीज़ पूछता रहता है। राष्ट्रीय आय क्या होता है। ठीक है, यही सब चीज़ जो छोटी छोटी बातें हैं, और कुछ करंट की चीज़ें जो पेपर में आता रहता है, जो उनसे भी वो वाकिफ रहता है, तो वो सब चीज़ों को ध्यान रखिए और वो सब चीज़ पढ़िए। आप लोग एकदम बिल्कुल चाहते हो कि उस थंबनेल में जो लिखा हुआ है तभी हम जाएंगे। पता नहीं आप लोग, ऐसा नहीं। सारी वीडियोस को मैंने तो देखा है। अब बौद्ध धर्म पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा थोड़ी है कि बौद्ध धर्म में जो बातें हैं वो सिर्फ जो पीटी वाले छात्र हैं और उनके लिए भेज रहा हूँ, नहीं। बौद्ध धर्म बेटा ऐसा है, उसमें मैं आगे सेगमेंट में भी आऊँगा। इंटरव्यू से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं बौद्ध धर्म में, चाहे आप इतिहास के छात्र हो चाहे नहीं हो। ठीक है बेटा, तो निश्चित रूप से आप इस बात को समझिए। जितना वीडियो भेज रहा हूँ सब मेरे दिमाग में है कि कहाँ किस किस चीज़ों से बिहार में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सब आप लोग पढ़िए। ठीक है, चलिए मैं थंबनेल में भी अब लिख दिया करूँगा, तब आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, और ज़रूर वीडियो को बढ़िया से देखिए। ठीक है, आप लोग देखते नहीं हो, कम लोग देखते हो, पता नहीं रखते हो कि है तो वीडियो बाद में देख लेंगे। ऐसा नहीं है, ये क्रमिक प्रक्रिया का चीज़ है, हर दिन के लिए चीज़ है। इसलिए तो मैं बहुत लंबा नहीं दे रहा हूँ, आधा घंटा 20-20, 25-25 मिनट का दे रहा हूँ कि आप लोग ये प्रतिदिन उतना उतना ग्रास्प कर लीजिए। ठीक है, दिक्कत इसी बात की, पैसा देते ना आप कहीं कोचिंग में, ठीक है ना, वो 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया लेके खर्च करते ना आप, और वही चीज़ दिल्ली में देता आपको, तो आपको लगता है कि बड़ा क्या चीज़ दे रहे, तब आप कंपल्सन में पढ़ते। समझे ना, मंगनी के बैल के दांत नहीं गिरने वाली स्थिति वही स्थिति है। ध्यान में रख बेटा, ठीक है ना, ऐसा मत कर, हल्के में मत ले। ठीक है, थोड़ा डांटना भी जरूरी है, तुम लोग हल्के में ले रहे हो। ठीक है, और ध्यान में रखो, ये बहुत ज़रूरी था इसलिए बोलना कि आप लोग इसको गंभीरता से लीजिए। वीडियो को आप लोग कम देखते हो तो मुझे लगता है कि कहीं ना वो देखते हो कम, उस व्यूज़ कम में जो आते हैं। अब तक तो इतना देखे जाना चाहिए था आप लोगों को। ठीक है, और लाइक करने में भी कंजूसी करते हो, उससे हम भी होते उत्साहित हो जाते हैं कि पता नहीं हम पढ़ा रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं। मेरे ऊपर प्रश्न लग जाता कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, लोगों के ऊपर लिख रहा हूँ, इतना दे रहा हूँ, इसके बावजूद भी लोगों को देखने की जहमत नहीं उठाते हो। पता नहीं क्यों। जिसको मैं लाभान्वित करना चाहता हूँ वो अगर नहीं आगे वाला हो तो फिर मेरा देना व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, चलिए मैं आता हूँ।
आज मैं जिस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ वो बजट पे मैं बात कर रहा हूँ। मैं राजकोषीय नीति को पढ़ाऊँगा, फिजिकल पॉलिसीज़ को पढ़ाऊँगा। राजकोषीय नीति सरकार बनाती, वित्त मंत्रालय बनाती। तो ये जो बजट, उसके तहत पहला चीज़ मैं बता रहा हूँ, उसमें एक सेगमेंट, उसके बाद मैं आगे बताऊँगा। आज मैं सिर्फ बजट के इतिहास के बारे में और बजट के प्रकार के बारे में चर्चा करूँगा। फिर अगले सेगमेंट में बजट की जो जितनी शब्दावलियाँ यूज होती हैं उन सब पर चर्चा करूँगा। राजकोषीय नीति में क्या क्या चीज़ आती हैं उन सब की चर्चा करूँगा। फिर टैक्सेशन के संबंध में चर्चा करूँगा। तो 2-3 वीडियोस हो जाएंगे जिससे कि आपको विस्तार से आपके वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसमें मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पर भी चला जाऊँगा कि कर की कौन कौन सी प्रणाली है। मैं कोशिश करूँगा उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बोर्ड नहीं है फिर मैं लिख करके वो बातें सब डालूँगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए तो मैं शुरू करता हूँ। बजट है क्या, पहले एक बजट की परिभाषा ले लेते हैं, फिर मैं धीरे धीरे उसको डिस्क्राइब करूँगा। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की आर्थिक नीतियों का जो परिचायक होता है वो बजट होता है। यानी आने वाले आगामी वर्ष में देश की आर्थिक नीति किस प्रकार की होगी वो बजट में परिलक्षित होता है। इसके माध्यम से किसी देश की आर्थिक स्थिति तथा आगामी वर्ष में संभावित आर्थिक विकास का अनुमान लगाया जाता है। प्रतिवर्ष देखेंगे सरकार अपनी नीतियां तय करती है कि कौन कौन से सेक्टर में हमको कितना कितना खर्च करना, क्योंकि रिसोर्सेज मिनिमम है, सीमित मात्रा में, और उससे हमको मैक्सिमम आउटपुट लेना है तो बजट बनानी होगी। नहीं, घर के स्तर में माँ भी बजट बनाती, प्रति माह जो है कितना खर्च करना है, इस माह में बेटा को ये फी देना है, बेटी को ये खरीदना है, तमाम चीजें उसकी बजट बन जाती। उसी प्रकार सरकार भी साल भर के खर्चों का बजट बनाती है। ये परंपरा, आप कहें ये बजट शब्द आया कहां से, थोड़ा इतिहास में जाते हैं। तो ये बजट शब्द जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है बॉगेट। उसी बॉगेट से ये शब्द लिया गया है, उसी बॉगेट से बजट शब्द बना है। तो ये बॉगेट का मतलब होता था चमड़े का थैला। ठीक है, तो ये चमड़े का थैला, इसीलिए देखिएगा परंपरा ये रही है कि ऑलवेज जितने भी देश में देखिएगा आप वित्त मंत्री जो हैं वो चमड़े का ब्रीफकेस में लेकर के आते हैं और उसके बाद ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं। ठीक है, ये परंपरा हमारी पिछले बजट में वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण जी, वो उन्होंने बदल दिया, उन्होंने कपड़े का थैला लेकर के आई। ठीक है, वो चमड़े वाला थैला लेकर नहीं आई। ठीक, नई चीज़ें करने में हमारे प्रधानमंत्री बहुत आगे रहते हैं। ठीक है, नई नई चीज़ें कर जाते हैं। ठीक है, तो वो भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम 1723 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में रॉबर्ट वॉलपॉल, ठीक है, 1723 ईस्वी ब्रिटिश संसद में वित्त मंत्री थे रॉबर्ट वॉलपॉल ने बजट पेश किया था पहली बार। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग, जब यहाँ के वायसराय थे, लॉर्ड कैनिंग की कार्यकारिणी में जेम्स विल्सन ने बजट पेश किया था। ठीक है, कितना हो गया, किसके पीरियड में? तो लॉर्ड कैनिंग के पीरियड में। कौन था? जेम्स विल्सन। 1860 ईस्वी, सब याद रखना है। 1723 ईस्वी में ब्रिटेन के रॉबर्ट वॉलपॉल। ठीक है, ध्यान में रखिएगा सब। अब आज़ाद जब हम हो गए तो आज़ाद होने के बाद पहला बजट किसने पेश किया? तो जो षणमुखम शेट्टी वित्त मंत्री थे, 26 नवंबर 1947 ईस्वी को षणमुखम शेट्टी ने पहला बजट पेश किया। ठीक है, उसके बाद जब गणराज्य बन गए यानी कि 1950
और 51 वाले सेशन में भारतीय गणराज्य का पहला बजट जॉन मथाई, ठीक है, पहले जो इलेक्टेड वित्त मंत्री थे जॉन मथाई साहब, उन्होंने बजट पेश किया और उन्होंने ही इसी बजट में योजना आयोग के गठन की घोषणा की थी। तो ये भी प्रश्न आता है कि योजना आयोग के गठन की सिफारिश सबसे पहले जो है कौन वित्त मंत्री ने की, तो जॉन मथाई, वहाँ भी याद रखिएगा। भारतीय गणराज्य का पहला बजट पूछा तो जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, तो षणमुखम शेट्टी, ठीक है। सब ये सब प्रश्न हैं, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, आते हैं एग्जाम में, ठीक है। बजट बनाने की जो संपूर्ण जिम्मेदारी हो तो वित्त मंत्रालय की होती है, ठीक है। संविधान के, अब ये प्रश्न हो सकता है पूछ दे ये में भी, इंटरव्यू में भी, कि बजट जो है उसकी चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है, क्या होता है बजट, ठीक है। तो परिभाषा जो मैंने कहा और ये चीज़ है, ये इंटरव्यू में पूछी जाएगी। अनुच्छेद 112 में आय व्यय का लेखा जोखा बजट के रूप में पेश किया जाता है। तो अनुच्छेद 112 आपको याद रखना है, ठीक है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है अनुच्छेद 112 क्या, आपसे अगर बजट के बारे में पूछना चाहता होगा तो अनुच्छेद 112 करके भी पूछ देगा। तो आपको वो अनुच्छेद की संख्या याद रखनी है और इसमें बजट है, इस बात के अंदर बजट किसे कहते हैं याद रखनी है, और बजट के प्रकार आपको याद रखने हैं, क्योंकि वहीं से प्रश्न आएंगे। बीपीएससी के इंटरव्यू वगैरह में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताओ जीरो बेस बजटिंग क्या है, बताओ जेंडर बजटिंग क्या है, मैं सब उस पर आ रहा हूँ। तो ये जो बजट का जो प्रस्तुतिकरण है बेटा, वो 28 फरवरी को हमेशा पेश किया जाता रहा, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसके पहले वाली लोकसभा में जो 2017 में 1 फरवरी 2017 से, उस समय तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली साहब, जो अब नहीं रहे, उन्होंने बजट जो पेश करने की परंपरा 1 फरवरी से शुरू की। यानी पहला जो बजट पेश किया गया 17-18 का, वो 1 फरवरी 2017 को पेश किया गया और फरवरी से परंपरा शुरू की। उसके बाद से यही चला आ रहा है 1 फरवरी को, ठीक है। उत्तराखंड जो है वो पहला राज्य बना, ये करंट अफेयर्स है, एग्जाम में पूछेगा। उत्तराखंड जो है वो पहला राज्य बना है जिसने डिजिटली जो बजट पेश किया, ठीक है। ये पहली बार है डिजिटल बजट पेश किया 2020-21, ठीक। नेक्स्ट, वित्त मंत्री के रूप में मोरारजी देसाई साहब वित्त मंत्री के रूप में सर्वाधिक बजट पेश किए 10 बार, ध्यान में रखिएगा 10 बार। पी चिदम्बरम साहब 9 बार, ठीक है, रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा 10 बार, ये भी एग्जाम में पूछा जाता, ठीक है। इसके बाद हम आए रेल बजट और आम बजट, ये भी ये प्रश्न अब आएगा क्योंकि इसी बार हुआ है। रेल बजट और आम बजट पहली बार संयुक्त रूप से 1 फरवरी 2017 को, 17-18 का बजट था, 1 फरवरी 2017 को, पहले ये 92 साल बाद, 92 ईयर्स बाद ये हुआ। पहले भी था जब अंग्रेजों के समय, वो दोनों संयुक्त रूप से पेश किया जाता था, रेल बजट भी आम बजट भी। लेकिन उसके बाद परंपरा बदली कि रेल बजट अलग और आम बजट अलग, लेकिन फिर से उन्होंने नया तरीके से फिर से संयुक्त रूप से, अब वित्त मंत्री ही बजट पेश करेंगे, रेल मंत्री नहीं करेंगे। तो ये परंपरा जो है 17-18 से शुरू की गई और इसकी जो सिफारिश किसने की थी, पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है बेटा, किसने इसकी सिफारिश की, तो देवराय समिति है, ठीक है, वो याद रखिएगा। विवेक देवराय समिति, यानी पूरा नाम था उनका विवेक देवराय समिति, ठीक है। तो इनकी सिफारिश पर ही संयुक्त रूप से बजट पेश करने की परंपरा शुरू की गई, यानी कि रेल बजट और आम बजट, ठीक है बेटा। यशवंत सिन्हा, ध्यान में रखिएगा, इनका नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। यशवंत सिन्हा जी पहले ऐसे वित्त मंत्री थे
जिन्होंने दोपहर में बजट पेश करने की परंपरा डाली। इसके पहले जो बेटा हम लोग के समय में 5 बजे बजट पेश होता था, शाम को 5 बजे, ठीक है। ये अब जो है दोपहर में ही बजट पेश करने की परंपरा। तो ये यशवंत सिन्हा जी, ये सब फैक्चुअल है, ठीक है। और ये समझिए कि पीटीए में आता है, ठीक है। ये दिगर बात है बेटा कि हमारे यहाँ बीपीएससी के इंटरव्यू, यूपीएससी के इंटरव्यू में नहीं सब पूछा जाता। वहाँ कॉन्सेप्ट, वहाँ जीरो बेस बजटिंग क्यों अपनाया जाता है, वाई, ठीक है, वाई जेंडर बजटिंग, ठीक है, क्यों जरूरत पड़ी जेंडर बजटिंग की, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट के, उसके इम्पैक्ट क्या हुए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारे यहाँ ये विडंबना समझिए कि बीपीएससी में परंपरा ही नहीं है। कुछ टीचर्स जो हैं, जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, वो तो प्रश्न पूछते हैं, अच्छा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न जिससे पर्सनालिटी पता चलती है। बाकी आपको 70%, 60 to 70% ऐसे टीचर होंगे जो फैक्चुअल ही क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए बहुत जगह आपको बोलता होगा कि नॉलेज का टेस्ट जो आप कर दिए हैं, अब मैंने भी एक आध बार कहा है, नॉलेज का टेस्ट आप दे करके आए हैं और आपका पर्सनालिटी को का टेस्ट होगा। देखिए पर्सनालिटी के टेस्ट में नॉलेज भी महत्वपूर्ण है, अब बिहार में तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि वो फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछता, बहुत पूछता। कभी कभी तो बोर्ड में आप देखेंगे कि एक को क्वेश्चन नहीं पूछा, उस ढंग का क्वेश्चन खाली फैक्चुअल किसी से पूछ के रख गया। मेरे कितने शिष्य ऐसे हैं केवल फैक्चुअल उनसे पूछा। इसलिए परंपरा कुछ नहीं है, जितना पढ़ सकते हैं, जितना फैक्ट्स याद कर सकते हैं वो करते जाइए, ठीक है। देखिए ना उत्तर प्रदेश में अभी चल रहा है इंटरव्यू, अब तेलंगाना की राजधानी बताओ, ठीक है, कर्नाटका की राजधानी बताओ, उसके मुख्यमंत्री का नाम बताओ। अरे क्या तरीका भैया, ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन से आप किसी की पर्सनालिटी को टेस्ट नहीं कर सकते। एक आध दो प्रश्न पूछ दिए फैक्चुअल बहुत है। अगर आप इस प्रकार के प्रश्न पूछ करके आप किसी का पर्सनालिटी का एनालिसिस भी नहीं कर सकते, और ये पूछना भी नहीं चाहिए। पता नहीं पीसीएसओ में इस प्रकार की परंपरा बहुत विकसित नहीं होती हो पाती। क्वेश्चंस पूछना चाहिए, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बना के पूछिए। ये त्वरित वो निर्णय लेने की क्षमता उसमें है कि नहीं, जो चीज़ें पर्सनालिटी में निर्णय क्षमता, तमाम बातें, ये सब चीज़ों को देखना चाहिए, ठीक है। चलिए हम मैं उस पर बीच बीच में आ जाता हूँ, मेरी आदत है, ठीक है। तो इतनी बातें बजट के इतिहास की थी। अब मैं आता हूँ बजट के प्रकार पर। अब हम आते हैं बजट के स्वरूप पे, बजट के प्रकार पे, कितने प्रकार का बजट। तो सबसे पहला जो लेते हैं वो है पारंपरिक बजट, ट्रेडिशनल बजट, ठीक है। ये आज के आम बजट जो जनरल बजट होता है उसी का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के बजट का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, देखिए बजट का मुख्य उद्देश्य ही यही होता। क्या होता है उसका उद्देश्य? विधायिका का कार्यपालिका के ऊपर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करना। अब विधायिका क्या होती है, सब जानते होंगे। विधायिका मतलब जो कानून बनाती है। कानून कहाँ बनता है? संसद में, ठीक है, या राज्य के विधानमंडल में। तो ये हमारी विधायिका हुई, ठीक है। और विधायिका का कार्यपालिका, कार्यपालिका कौन हुई? देखिए ध्यान रखिएगा, कार्यपालिका कौन होगी? तो मंत्रिमंडल, यानी प्रधानमंत्री और जितने मंत्री हैं वो सब, मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद का है, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में थोड़ा बृहत रूप है, तमाम राज्य मंत्री, उपमंत्री सभी आ जाते हैं। तो ये मंत्रिपरिषद, ये मंत्रिपरिषद ही कार्यपालिका है, ठीक है। कानून बनाने का काम पूरी तरह से संसद करती है, सब विधायिका मिलकर करती है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाने का पूरा काम कार्यपालिका को है, ठीक है। समझिएगा इस बात को। जैसे मान लीजिए कि भाजपा के जितने सांसद हैं वे सभी विधायिका के अंग हैं, लेकिन कार्यपालिका के अंग कौन है? जितने मंत्री होंगे, ठीक है। तो जितने सांसद होते हैं, जिन्होंने वित्त विधेयक को पारित किया है, जिन्होंने बजट को पारित किया है, वे सभी देखते हैं साल भर के बाद बजट का जो वार्षिक वित्तीय विवरण
पेश किया जाता है संसद में, वो लोक लेखा समिति के माध्यम से पटल पे रखा जाता है, उसमें साल भर में जो बजटें प्रस्तुत हुई, कितना काम किया, ये सारा पता चलता है। ठीक है, तो इसका मतलब कौन नियंत्रण कर रहा है? विधायिका नियंत्रण स्थापित कर रही है, वित्तीय नियंत्रण। आपको इतना 60,000 करोड़ रुपया इस मद में दिया गया था, कितना खर्च हुआ, तो सीएजी अपनी रिपोर्ट पेश करती है लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति प्रस्तुत करती है किसमें? संसद में। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? विपक्ष के नेता होते हैं, कोई ना कोई विपक्ष के नेता होते हैं। अब देखिए, ये विपक्ष को इसलिए बनाया, क्रिटिक्स का काम करने के लिए बनाया गया। तो बजट पर का काम क्या है कि विधायिका का कार्यपालिका के ऊपर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करना। ये एक लाइन में आप बजट की परिभाषा कह सकते हैं। ठीक है, बजट का उद्देश्य कह सकते हैं। क्या है बजट का उद्देश्य? तो एक लाइन आप ये बोलेंगे तो आपका इंटरव्यूअर जो होगा बहुत खुश होगा। सटीक उत्तर है ये। ठीक है, और आप लोग को भी, जो पीटी के लोग, जो लोग हैं, जो मेंस के लोग हैं, उसको भी मैंने समझाया कि है क्या ये मतलब। ठीक है, अब दूसरी बातें आती हैं। अब दूसरा प्रकार आते हैं, वो है निष्पादन बजट। परफॉर्मेंस बजट क्या है? परफॉर्मेंस बजट किसको कहते हैं? थोड़ा अलग ये प्रकार, थोड़ा और स्पेशलाइज्ड है। ये कार्य के जो परिणाम है, कार्य के परिणामों के आधार पर जो बजट निर्मित किए जाते हैं, उसको निष्पादन बजट कहते हैं। कि परफॉर्मेंस कैसा रहा, इस योजना को जो पेश किया गया, ये नई योजना जो पेश की गई, इसने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया। ठीक है, तो अगला बजट उसी पर निर्धारित होगा। जैसे सरकार को जब आई थी सरकार हमारी मोदी जी की, तो इन्होंने मनरेगा को कहा कि बेकार है, मनरेगा में बहुत भ्रष्टाचार है, इसको बंद कर दिया। उन्होंने बजटीय प्रावधान को कम कर दिया। अब उसका इम्पैक्ट जो है गड़बड़ हुआ। ठीक है, तब बाद में उन्होंने सोचा कि नहीं, इसको मनरेगा को और थोड़ा अच्छे ढंग से लागू करके और इस पर वित्तीय नियंत्रण करके इसको फिर से लागू करना है। उन्होंने बजटीय प्रावधान को आगे बढ़ाया, फिर से उसमें डाला पैसा, और इस बार अब तो और ज्यादा डाल रहे हैं। ठीक है, ग्रासरूट लेवल पर गांव में सर्वाधिक जो है उसका आउटपुट निकल सकता है, वहां पे हम लोग पैसा का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तमाम चीजें कर सकते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं, ये बजटीय प्रावधान से पता चलता है कि आपकी आर्थिक नीतियां किस प्रकार की बनेगी। ठीक है, तो निष्पादन बजट परफॉर्मेंस के आधार पर होता। इसमें सरकार उपलब्धियों को ध्यान में रख करके प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा रखती है, और उसी में खर्च का जो है आवंटन, कितने धनराशि होगी उसका आवंटन करती है। ठीक है, तो इसमें जो सभी मदों का जो है विश्लेषण किया जाता है, उसका परफॉर्मेंस देखा जाता है। इसलिए निष्पादन बजट को उपलब्धि बजट भी कहते हैं। कितनी उपलब्धि हुई आपकी, और उसको कार्यपूर्ति बजट भी कहते हैं। कार्यपूर्ति किसको बोलते हैं? कार्य का संपादन ठीक ढंग से हुआ, उसकी पूर्ति हो गई। ठीक है, जो सेवा में हो जानते होंगे, जो नहीं है वो जानते होंगे कि जितने इंजीनियर्स काम करते हैं या जो भी जेई काम करते हैं, देखिए वो अपनी अपनी जब काम कर दिया, पूरा आपने बना दिया, किसी पुल निर्माण में, किसी पुलिया के निर्माण में आप लगे हो, तो पहले वाला एक साथ पैसे नहीं मिलते हैं। फर्स्ट काम आप करेंगे, एक अलॉट का पैसा मिला, उसमें आपने काम किया, फिर आपने कार्यपूर्ति जमा की, उसी को कार्यपूर्ति कहते हैं। परफॉर्मेंस है वो, बीच बीच में आप पूरे परफॉर्मेंस आपको पता चल जाए कि कितना अच्छा से काम हो रहा है। आपने समय के अंतर्गत में पूरा कार्य खत्म कर दिया, कार्यपूर्ति जमा की, तो सेकेंड अलॉटमेंट मिलता। तो इसको कहते हैं, इस आधार पर बने हुए बजट को कार्यपूर्ति बजट कहते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस के आधार पर एक बार वित्तीय पैसा नहीं मिलता, आपने अलॉटमेंट किया, परफॉर्मेंस अच्छा देखा, दूसरा किस्त को रिलीज किया, तो ये वहां होता है जहां पे आपके पैसे की मात्रा भी थोड़ी कम होती है। ठीक है, और बजट तो इसी को बनता है कि पैसे कम होते हैं, मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट लेने का प्रयास किया जाता है, बजट इसी को कहते हैं। ठीक है, इसकी जो परंपरा है वो यूएसए में शुरू की गई।
इसमें हूपर आयोग थे 1949 में, उन्होंने इसकी सिफारिश की थी, तो इसको शुरू किया गया निष्पादन बजट को। भारत में इसको 2005 में पी चिदम्बरम साहब ने पहली बार इस बजट को पेश किया था, ठीक है, निष्पादन बजट को, परफॉर्मेंस बजट को, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे बजट पे, वो है आउटकम बजट, ठीक है बेटा। आउटकम बजट किसको कहते हैं? तो इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष के लिए किसी भी मंत्रालय, ठीक है, अथवा विभाग को आवंटित किए गए बजट में, ठीक है, जो एलोकेशन किया गया उसके अनुश्रवण किसको बोलते हैं? सब हिंदी सीखिए, लिखिएगा, आएगा संचिका लिख करके आएगा, अनुश्रवण हेतु संचिका। बाद में चल के आपको ये कार्यालयी भाषा सीखनी होगी। अनुश्रवण मतलब मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग करनी है। मॉनिटर करने के बाद उसका मूल्यांकन करना है, कार्यों का मूल्यांकन करना है, यानी इवैल्यूएशन करना है। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट करना, इसके आधार पर जो बजटों का निर्माण किया जाता है उसको हम लोग आउटकम बजट कहते हैं। यानी भौतिक लक्ष्य, भौतिक लक्ष्य का मतलब फिजिकल टारगेट, यानी मुझे अचीव करना है कि इसमें शिक्षा में इस बार हमको 4% की वृद्धि करनी है, तो ये मेरा भौतिक लक्ष्य हुआ। इस भौतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बजटीय आवंटन हुआ, और इस बजटीय आवंटन का लगातार कामों का अनुश्रवण करना, मॉनिटरिंग करना, काम कैसा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है कि नहीं, गुणवत्तापूर्ण हो रहा है कि नहीं। अगर स्कूल के भवन का निर्माण है तो उसमें गुणवत्तापूर्वक काम हो रहा है कि नहीं, उसकी मॉनिटरिंग करनी है। और मॉनिटरिंग करने के बाद काम का मूल्यांकन करना है पूरी तरह से, कि जो मैंने उद्देश्यों को लेकर के हम लोगों ने शुरू किया वो उसको प्राप्त किया कि नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे बजटों को हम लोग आउटकम बजट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है शून्य आधारित बजट। यहां से बहुत प्रश्न आते हैं, और मेंस में शून्य आधारित बजट पर फुल लेंथ क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। ये सब जो बजट है वो पुराने बजट पड़ गए। अब ये जो मैं बजट आगे बता रहा हूं, 2 बजट, ये बजट पर फुल लेंथ क्वेश्चंस आते हैं, तो इन बहुत महत्वपूर्ण। और इंटरव्यू के लिए यही दोनों बजट जो हम आगे बताने वाले हैं, जीरो बेस बजटिंग और जेंडर बजटिंग। बिहार में जेंडर बजटिंग पर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो बहुत जेंडर बजटिंग पेश करवाए और जेंडर बजटिंग को, बजट को बनाया और उस पर क्रियान्वयन किया, महिलाओं को आधार बना करके बजट का निर्माण। मैं उस पर बाद में आऊँगा, पहले मैं आता हूँ शून्य आधारित बजट क्या होता है। इस बजट के अंतर्गत कोई पूर्व में जो निर्धारित आधार है उसको नहीं देखा जाता, यानी पहले आपने किसी मद पर क्या व्यय किया उसको हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। बजट के निर्माण में पूर्ववर्ती जो मद है उसको शून्य मान लिया जाता है, यानी हम लोग जीरो से शुरुआत करेंगे। पहले आपने क्या काम किया उसकी समीक्षा अलग होगी, अब नए सिरे से उसकी हमको व्याख्या करनी है, नए मद उस पर हमको देखना है। तो ये हमको इस प्रकार के बजट को हम लोग शून्य आधारित बजट करते हैं, जीरो से लेवल से शुरू करना। तो ये जो गत वर्ष के जो व्यय संबंधी आंकड़े हैं उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है इसके अंतर्गत में। इस प्रणाली में कार्य इस आधार पर शुरू किया जाता है कि अगली अवधि के लिए बजट शून्य है जब तक कि प्रत्येक रुपये की मांग का किसी भी परियोजना का औचित्य नहीं निर्धारित कर दिया जाता। अब हम कह सकते हैं कि इस इंदिरा आवास योजना में विगत वर्षों में आपने कितने आवास बना लिए, अब उसको छोड़ दीजिए, मत लिए। अब हमको कितने आवास की जरूरत है तब उसकी मांग हम रखेंगे, ठीक है, और तब उसकी हम लोग व्याख्या करेंगे, ठीक है, कि हम लोगों ने कितना अचीव किया, विगत में क्या किया उससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि आपके पास सीमित संसाधन होते हैं, उसी सीमित संसाधन में से हमको करना है, तो हम लोग पूर्व के बजटीय प्रावधान के अनुसार से नहीं करेंगे कि हर साल इंदिरा आवास से 50,000 करोड़ रुपया हम लोग डाल रहे हैं,
तो इस साल भी हम लोग डाल दें, ऐसा नहीं। अब हम लोग ने कितना अब तक अचीव कर लिया और कितनी की आवश्यकता रह गई अब इंदिरा आवास की, उसके अनुसार से नए सिरे से व्याख्या करके बजटीय प्रावधान करना, इसी को कहते हैं जीरो बेस बजटिंग, स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ये बेस बजटिंग का जो शुरुआत है वो अमेरिका से शुरू हुआ। ये पीटी के लायक क्वेश्चन है। शून्य आधारित बजट का जो विकास है वो अमेरिका से शुरू हुआ। अमेरिका के पीटर ए पियर ने 1969 में इसको शुरू किया था और इसको जो बहुत आगे बढ़ाया। एग्जाम्सन में अगर पूछता क्या है देखिएगा, अगर पूछा कि जीरो बेस बजटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई तो अमेरिका से। जीरो बेस बजटिंग को शुरू किसने किया तो आप देखें पीटर ए पियर ने 1969 में। इसको आगे बढ़ाने का श्रेय किस अर्थशास्त्री को जाता है तो हिल्टन यंग को जाता है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे हिल्टन यंग साहब, उनको जाता है। ठीक है, इस प्रणाली को 1973 ईस्वी में, ठीक है, अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत, ये भी ध्यान में रखिएगा, अमेरिका का उस समय जॉर्जिया प्रांत था जिसके तत्कालीन गवर्नर जिमी कार्टर साहब, ठीक है, बाद में राष्ट्रपति भी बने, जिमी कार्टर द्वारा इसको अपनाया गया। ठीक है, भारत में कब शुरू हुआ तो भारत में इसकी परंपरा जो है 1983 में शुरू की गई। एग्जाम में पूछा जाता है विज्ञान एवं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, साइंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग के अंतर्गत में CSIR है, उसने सबसे पहले जीरो बेस बजटिंग की शुरुआत की। ठीक है बेटा, इतनी बातें आपकी नटसेल में है। देखिए ये इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत प्रश्न आते हैं बेटा ये जीरो बेस बजटिंग पर, तो आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। मैं इसका नोट्स भी दे रहा हूँ, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा और आप निश्चित रूप से इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं लिंग आधारित बजट, जिसको हम लोग कहते हैं जेंडर बजटिंग। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे, होता क्या है जेंडर बजटिंग। बिहार में जेंडर बजटिंग लगातार पेश किया जा रहा है, तो जेंडर बजटिंग होता क्या है। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या पूछेगा, जेंडर बजटिंग का क्या उद्देश्य है तो कहिएगा लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता का मतलब यानी कि महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता रहा है, तो लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए बजट में अलग से प्रावधान किए जाते हैं। तो लिंग आधारित बजट जो बनता है इसमें दो तरीके से बनता है। कभी कभी होता है कि अलग से प्रावधान किए गए और कभी कभी ये होता है, चूंकि हमारे पास सीमित संसाधन है, सभी विभागों को कह दिया जाता कि आप लिंग आधारित बजट का करें, इस्तेमाल करें। जैसे मान लीजिए कि चलिए मानव संसाधन मंत्रालय, उनको निर्देश हो गया कि आप लिंग आधारित बजट का निर्माण करें, तो उन्होंने क्या किया, भाई महिलाओं को वैकेंसीज में विशेष रूप से आरक्षण दी गई, तमाम है उसमें देखिए महिलाओं के लिए सीट 50% आरक्षित कर दी गई, इसी को कहते हैं लिंग आधारित बजट। महिलाओं को विशेष रूप से प्रशासन में देखिए 33% दे दिया गया, बीपीएससी में भी दे दिया गया। तो यही है लिंग आधारित बजट का। हर एक योजना में, ग्रामीण विकास में देखिए तो स्वयं सहायता समूह में महिलाओं का स्वयं सहायता समूह गठित करवाइए, तो लक्ष्य के अनुसार से जो बजट आवंटित किया गया वो महिलाओं के लिए ज्यादा किया गया। तो हर एक विभागों में महिलाओं के दिमाग में रख करके बजट का आवंटन करना, इसी को लिंग आधारित बजट, जेंडर बजट कहते हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं का कल्याण, महिलाओं का विकास और महिलाओं का सशक्तिकरण। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है। महिला विकास, महिला कल्याण और महिला सशक्तिकरण उद्देश्य रहा है इसका। और इन तीनों में अंतर पूछ सकता है आपसे एग्जाम्स में, पूरे एग्जामिनेशन में देखिएगा ये कहीं ना कहीं किसी रूप में, या मेंस के एग्जाम्स में पूछ दे और इंटरव्यू में तो पूछता है। महिलाओं से खासकर पूछे जाते हैं कि आप बताओ, बीपीएससी में पूछे जाते हैं बेटा, महिला कल्याण, महिला विकास, ठीक है, और महिला सशक्तिकरण,
इन तीनों से संबंधित बिहार की दो दो योजनाओं का नाम बताइए। तो तीनों का अर्थ समझना पड़ेगा। या पूछ सकता है आपको इन तीनों में कोई अंतर है क्या? मैं इसकी व्याख्या पहले भी वीडियो में कर चुका हूँ, मैं यहाँ नहीं करूँगा, ध्यान में रखिएगा। वो सब वीडियो में है, मैंने बता रखा है, वो सबको देखिए। जो नहीं जानते हैं वो जाइए उसको देखिए, दोबारा रिपीटेशन हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखो बेटा, यहाँ से जितनी बातें मैंने बताई इस सब को अच्छे से सुन करके और ग्रास्प करके, सब मेंस के लिए भी बहुत उपयोगी है, पीटी के लिए भी उपयोगी है और इंटरव्यू के लिए भी उपयोगी है। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, ठीक है। ज़रूर देखिएगा और जहमत उठा लीजिएगा थोड़ी बहुत, इसको शेयर करने की भी कोशिश कीजिएगा दोस्तों को, ठीक है। मैं देखिए, मैं अनवरत आप मुझ में समर्पण दिखाएंगे तभी मैं भी समर्पित होऊंगा। और आप अगर मुझे हल्के में लेंगे तो मेरे पास इतना भी वक्त नहीं होगा जो मुझे उत्प्रेरित करेगा ये काम करने के लिए। मैं मुफ्त में आपको प्रशासक बनाने का बीड़ा उठा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए चाहिए कि मुझे भी आपका समर्पण दिखना चाहिए। तो समर्पण कैसे दिखेगा? आप मेरे देखोगे तभी नहीं दिखेगा। आप तो पहले तो चीटिंग कर सकते थे, बोल सकते हो कि नहीं देखे हम, तो यहाँ पर मुझे दिखा देता है कि कितने बच्चे देख रहे हो, ठीक है। तो देखोगे तभी मैं खुश होऊंगा और तभी मैं उसके लिए बनाऊंगा। जैसे मैं एलएसडब्ल्यू के लिए छात्र इतना देख रहे हैं और भेज रहे हैं, तो मैं उसी को प्रेफर करता हूँ। उसको वो बच्चों की डिमांड है, यानी मार्केट में बताने वाले थोड़े कम हैं। आप देखोगे ना तब समझ में आएगा, जब जाओगे मार्केट में घूमोगे तब बताओगे। जितनी बातें बता रहा हूँ ना बेटा, इसको बताने के लिए कितने पैसे लोग खर्च करते हैं कोचिंग में जा करके, और मुझे भी देते हैं, और मैं मुफ्त में दे रहा हूँ तो आप उसकी कदर नहीं करते हो। ये दिक्कत है। मैंने 500 रुपये में पूरे जीएस पढ़ाए थे, पूरे कोचिंग वाले के हलकम मच गई थी, पता है आपको। सारे कोचिंग वाले को डाउन कर दिया था मैंने। वो सब लोग जो है एक एक दिन में एडमिशन होता था, 500 रुपये में पढ़ाया मैंने। वो सिर्फ इसलिए कि वो जो परिसर का खर्च है और स्टाफ का खर्च है वो निकले। मैं तो मुफ्त में पढ़ा रहा था, ताकि देखिए बच्चे में गुणवत्ता का विकास करना। और ये उद्योग खोल रखा है लोगों ने, इन उद्योगों के का हिस्सा मैं नहीं बनना चाहता। ध्यान में रखिए। तो ध्यान में रखिएगा। आप लोगों में हमेशा कहता हूँ कि अगर मुझसे कुछ लेना है तो मेरे ऊपर प्रति समर्पित भाव दिखाओगे, निश्चित मुझसे लाभान्वित होगे, ये तय जान लो। फिर शायद मुझे याद रखो ना रखो, लेकिन 5 सितंबर को याद कर लोगे तो यही मेरे लिए सार्थक हो जाएगा। चलो, मुझे कम से कम मेरे छात्र ने याद तो किया, ठीक है। मैं इसी में खुश रहता हूँ, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आप लोग।